अक्सर हमें जो कुछ दिखाई देता है हम उसी पर भरोसा कर लेते हैं। आंखों के सामने जो है वही सच लगता है। लेकिन कुछ चीजें जो कभी दिखाई नहीं देती, ना आवाज करती हैं, ना साया छोड़ती हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी दिल की धड़कन बिगाड़ देती है। टिक्कू अपनी माँ के साथ दादाजी के घर आया था। उसकी दादी बहुत बीमार थी। कमरे के अंदर धीमी आवाज में उसकी माँ और दादी बातें करने लगीं। दवाइयों की गंध और सिसकियों की आवाज से टिक्कू का मन घबरा गया और वो चुपचाप बाहर निकल गया। घर के बाहर खड़ा होकर टिक्कू ने गांव की तरफ देखा। पूरा गांव जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना कहीं किसी के बोलने की आवाज, ना कुत्तों के भौंकने की, ना ही पत्तों की सरसराहट। हवा भी अजीब सी ठहरी हुई थी। गांव का माहौल उसे अचानक बहुत डरावना लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, टिक्कू। आवाज सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो घबराकर पीछे मुड़ा। पीछे उसके दादाजी खड़े थे। क्या हुआ बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रहा है? टिक्कू ने राहत की सांस ली। दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा, खेत में कुछ काम था, वही देखने चला गया था। दादाजी, आप मुझे गांव घुमाने ले चलो ना। इतनी रात को? नहीं, सुबह देख लेना। अभी घर चलो, आज अमावस की रात है। नहीं दादाजी, मुझे अभी घूमना है। वो जो बड़ी हवेली और तालाब ना, वहीं जाना है। प्लीज ले चलो। दादाजी कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। उनकी आंखें अंधेरे में कहीं टिक गईं। फिर भारी आवाज में बोले, अरे बेटा, वहीं तो हमें नहीं जाना। चल, अभी घर चल। ठंड का महीना था। दादाजी ने आंगन में आग जलाई। लकड़ियां चटकने लगी और उनकी आवाज सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। दादाजी आग के सामने चौकी पर बैठ गए। वो बिस्तर पर बैठा आंखें गड़ाए उन्हें देख रहा था। अब बताइए दादाजी। दादाजी ने आग में एक लकड़ी और डाली। फिर बोले, वो तालाब, पुरानी हवेली श्रापित है। आज से 100 साल पहले उस तालाब के किनारे एक हवेली थी। उसके अंदर चांदमुखी रहती थी, देखने में कहीं ज्यादा सुंदर। चंद्रमुखी नाम जैसा ही चेहरा, गोरा रंग, बड़ी काली आंखें और बाल इतने लंबे कि कमर से नीचे तक झूलते थे। लेकिन उसकी खूबसूरती जितनी मनमोहक थी, उसकी आंखों में उतना ही गहरा अंधेरा छिपा था। कहते हैं वो हर रात चांद निकलते ही तालाब के किनारे चली जाती थी, अकेली, और घंटों पानी में अपना चेहरा देखती रहती थी। गांव वालों ने कई बार उसे फुसफुसाते हुए सुना था, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक युवक आरव उस हवेली में रहने आया है। उसे पुरानी जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, पूर्णिमा की रात हवेली से बाहर मत निकलना। लेकिन आरव हंस दिया, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पहली 2 रातें शांत रहीं। फिर आई पूर्णिमा। आसमान में चांद पूरा था। उसकी रोशनी तालाब के पानी पर पड़ रही थी। हवेली के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। आरव की नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से उसका नाम फुसफुसाया हो, आरव। वो उठ बैठा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर तालाब के किनारे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा चांदनी में चमक रहा था। आरव जैसे किसी जादू में बंध गया। वो धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। लड़की पानी की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, आरव की सांस अटक गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख काली, खाली और होठों पर खून जैसा गहरा निशान। वो मुस्कुराई। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। उसमें से कई हाथ बाहर निकले, काले, सड़े हुए, जैसे किसी ने उन्हें वर्षों तक कैद रखा हो। सालों पहले चंद्रमुखी को गांव वालों ने ही मार दिया था। उन्हें लगा था कि वो कोई डायन है, क्योंकि जहां भी वो जाती अजीब घटनाएं होने लगती। पशु मर जाते, बच्चे बीमार पड़ जाते। एक पूर्णिमा की रात उन्होंने उसे तालाब में धक्का दे दिया। मरते समय उसने श्राप दिया था,
हर पूर्णिमा को मैं लौटूंगी और जो भी मुझे देखने आएगा वो मेरे साथ यहीं रहेगा। सुबह जब गांव वाले तालाब के पास पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला था। तालाब के किनारे आरव के जूते पड़े थे, लेकिन आरव कहीं नहीं था। उस रात के बाद हर पूर्णिमा को तालाब के पास दो परछाइयां दिखने लगीं, एक लड़की और उसके पीछे एक लड़का। लोग कहते हैं अगर आप पूर्णिमा की रात हवेली के उस तालाब के पास खड़े हों और पानी में झांकें तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा, आपको दिखेगी चंद्रमुखी। और अगर उसने आपको देख लिया तो अगली पूर्णिमा तक आप भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। आज भी इस गांव में सूर्य ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। बच्चे खिड़की से चांद को देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि सब जानते हैं चंद्रमुखी अब भी वहीं है, तालाब के पानी में किसी अगले शिकार का इंतजार करती हुई।